गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट 1 के गृह विज्ञान के अंतर्गत भोजन एवं पोषण के परिचय के बारे में आपसे बात करेंगे। क्योंकि हमारी जो आवश्यकता है, 3 जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कपड़ा और मकान से भी जो ज़्यादा हमें आवश्यक होती है वो रोटी की आवश्यकता होती है। यानी हमारे शरीर के रखरखाव के लिए, हमारी शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, प्रजनन के लिए और भी मेंटेन करने के लिए, रेगुलेशन के लिए, नियामक के लिए, निर्माणात्मक कार्यों के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। यानी ये हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो हमें भोजन की होती है। अब भोजन है क्या, यानी फूड क्या है? तो कई लोगों से हमने ये सुना, या लेमैन जो की भाषा में जो होता है, भोजन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति के द्वारा खाया जाता है और जिससे मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन क्या केवल भोजन जो है हमें ऊर्जा ही प्रदान करता है? ऐसा नहीं है। भोजन वो सारे पदार्थ हैं जिन्हें हमारा शरीर ग्रहण करता है तथा जो हमारे शरीर में पहुंचकर विभिन्न शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में अपना योगदान देते हैं। यदि हम देखें तो वह जो व्यक्ति खाता है जिसे पचाया जा सके, और वह जो जीवित रखता है या वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, वो चीज़ें भोजन कहलाती है। या हम कह सकते हैं, या अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम ये देखेंगे कि दवाइयों को छोड़कर वो सारे पदार्थ जो हम खाते हैं या पीते हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है, परिपक्व होता है, पनपता है, सुडौल होता है, सुगठित होता है, यानी जो भी आसानी से पचाया जा सके तथा हमारे शरीर को पोषित करता है, वो सारे खाद्य पदार्थ या वो पदार्थ भोजन कहलाते हैं। इसके अलावा जो आहार है, यानी जो भी हम एक बार भूख लगने पर जो भी चीज़ ग्रहण करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का आहार कहलाती है। अब हम बात करते हैं पोषक तत्व क्या है। यानी पोषक तत्व वो हैं जो भोजन में उपस्थित वे पदार्थ जिनसे हमारा शरीर में उचित मात्रा में आपूर्ति होती रहनी चाहिए। ये जो पोषक पदार्थ हैं जो भोजन के अंतर्गत पाए जाते हैं, ये विभिन्न प्रकार के हैं जिसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, विटामिन और खनिज लवण। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से क्लासिफाई करेंगे, यानी हमारे शरीर में सारे पौष्टिक तत्व जो हैं वो आवश्यक होते हैं, लेकिन सबकी मात्राएं अलग अलग होती है। आवश्यकताएं जो है, आवश्यकता के आधार पर या हमारे शरीर में जितनी इसकी आपूर्ति होती है उसके आधार पर हम इनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर में काफ़ी मात्रा में जाते हैं और ज़्यादा मात्रा में आवश्यक भी होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं बृहत मात्रिक पोषक तत्व, यानी जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, वसा और जल आते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म मात्रिक पौष्टिक तत्व होते हैं, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कई बार मिलीग्राम में आवश्यकता, इवन कई बार माइक्रोग्राम में भी आवश्यक होता है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, जिनकी कमी के कारण बहुत ऐसे सीवियर रोग हो जाते हैं। जैसे आयरन है, आयरन हमारे शरीर में 30 मिलीग्राम की आवश्यकता है, लेकिन इससे अगर इतना सा भी आयरन हमारे शरीर में नहीं पहुंचता है तो उससे एनीमिया रोग हो जाता है। इसी तरह से आयोडीन है, बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है तो उससे घेंगा रोग हो जाता है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन अगर उनकी कमी हो जाए तो बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं जिसको हम कह सकते हैं खनिज लवण और विटामिन। ये जो विटामिन है, जिसके अंदर 2 प्रकार के विटामिन है, पानी में घुलनशील विटामिन और पानी में अघुलनशील यानी वसा में घुलनशील विटामिन, जिसमें ए, डी, ई, के, और जल में घुलनशील विटामिन जिसके अंदर बी और सी विटामिन। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं पोषण की, यानी न्यूट्रिशन क्या है। यानी एक विज्ञान है, न्यूट्रिशन एक विज्ञान है जिसमें भोजन, पोषक तत्व और उसमें उपस्थित अन्य पदार्थ, उनकी क्रियाएं, उसमें पारस्परिक क्रियाएं क्या होती है, आपसी संतुलन का, स्वास्थ्य और बीमारी से संबंध आदि चीज़ों के बारे में हम लोग ज्ञान लेते हैं। यानी वह प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीव के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, वहन होता है, और इन पोषक तत्वों का उपयोग करके जो जीव है वो अंतिम उत्पाद का निष्कासन करता है। इसके अलावा पोषण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है।
तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने पोषण के लिए अलग अलग डेफिनेशंस दी है। जैसे टर्नर ने कहा कि पोषण जो होता है शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं, वृद्धि में सहायक होते हैं और शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करते हैं। यानी न्यूट्रिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस by which living organism receives and utilizes the materials necessary for the maintenance of its function, growth and renewal of its component. इसके अलावा युटकिन के अनुसार पोषक जो है, पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है, जिसमें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक तथा जैविकीय पहलू को भी सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ पर हम पोषण की स्थितियों की बात करते हैं, यानी जो हम खा रहे हैं, पोषण ले रहे हैं, जिनसे हमें पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं, पोषण हमें प्राप्त हो रहा है। अगर हम उसको देखें तो पोषण की जो दो स्थितियाँ हैं, एक हम कहते हैं कि जब आवश्यकता के अनुरूप पोषण लिया जाता है तो हम कहते हैं सुपोषण है, और अगर आवश्यकता के बियॉन्ड यदि हम पोषण लेते हैं तो वो कहलाता है कुपोषण। कु यानी बुरा पोषण, सु यानी अच्छा पोषण। तो यहाँ पर जो पोषण की स्थितियाँ हैं उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण यानी गुड न्यूट्रिशन, यानी पोषण की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तथा कार्य क्षमता उसकी उम्र के अनुसार होती है। इसका तात्पर्य व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य से है, यानी व्यक्ति इस समय अगर सुपोषित होता है तो वो स्वस्थ होता है। जबकि कुपोषण यानी बुरा पोषण, बुरा पोषण का मतलब है कि स्वास्थ्य में गिरावट की वह स्थिति है जो पोषक तत्वों की कमी के द्वारा होती है, या अधिकता के द्वारा होती है, या असंतुलन से उत्पन्न होती है। यानी हम कह सकते हैं कि कुपोषण के अंदर यानी या तो हम आवश्यकता से कम होता है पोषक तत्व, या आवश्यकता से अधिक होते हैं, या उसमें असंतुलन होता है, यानी जितनी आवश्यकता है उसमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, असंतुलन है, तो उसमें कुपोषण की स्थिति बन जाती है। तो जब हम आवश्यकता से कम पोषण लिया जाता है तो उस स्थिति को कहा जाता है अंडर न्यूट्रिशन, यानी अल्प पोषण। और यदि कोई भी तत्व, पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक हमारे शरीर में जाता है तो उसे कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन या अति पोषण। यानी कम होगा तो अंडर न्यूट्रिशन, ज़्यादा होगा तो ओवर न्यूट्रिशन। यानी माल न्यूट्रिशन क्या है इसका मतलब, या कुपोषण या माल न्यूट्रिशन जिसे हम कह सकते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम ए डेफिशिएंसी, यानी कमी के कारण, या एक्सेस होने के कारण, या एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। इट इंक्लूड्स अंडर न्यूट्रिशन विच रेफर्स टू डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज एंड one or more essential nutrients, and overnutrition यानी excess of one or more nutrients and usually of the calories। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अंडर न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की डाइट के अंदर विटामिन ए की कमी होती है तो हम कहते हैं उसको रतौंधी रोग हो जाता है, या उसको दिखाई देना कम हो जाता है। इसी प्रकार बी की कमी से होने वाले रोग को हम कह सकते हैं बैरी बैरी रोग। सी की कमी से जो होता है उसे स्कर्वी कहा जाता है। डी की कमी से होने वाले रोग को रिकेट्स कहा जाता है। आयरन की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया कहा जाता है। इस तरह से विभिन्न अगर पोषक तत्वों की कमी होती है तो अलग अलग पोषक तत्वों के हिसाब से कमी के आधार पर उनको अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर उनको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। लेकिन ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, जब हम आवश्यकता से अधिक खाते हैं, और ज़्यादातर आवश्यकता यानी हम कैलोरीज़ को बहुत अधिक खाते हैं। तो जब हम कैलोरीज यानी वसा बहुत ज़्यादा हम खाते हैं, तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, या वसा का सेवन हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमारे शरीर में कैलोरी का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब कैलोरी का इंटेक होता है तो सबसे पहले मोटापा होता है। मोटापे के बाद हार्ट डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ होती है, हार्ट अटैक्स होते हैं। और इस तरह से यदि हम देखें तो ओवर न्यूट्रिशन के कारण आजकल की जो जनरेशन है उसमें ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वहाँ पर ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो जिसमें हमने कहा कि आवश्यकता से यदि अधिक है तो उसमें मोटापा हो सकता है, फ्लोरोसिस हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, हृदय रोग हो सकते हैं इत्यादि। और कम होने पर जैसा हमने बताया एनीमिया हो सकता है, बैरी बैरी हो सकता है, स्कर्वी हो सकता है, इत्यादि रोग हो सकते हैं। अब बात आती है चयापचय की। ये जो कुछ जनरल टर्म्स हैं जो पोषण फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर काम में ली जाती है, जिसमें हम कहते हैं चयापचय। चयापचय का मतलब होता है कि चयापचय जिसको हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं,
यानी आहार के सेवन के पश्चात आहार में लिए गए पोषक तत्व कहाँ जाते हैं? मुंह में जाते हैं, अमाशय में जाते हैं, आंतों में जाकर पाचन की प्रक्रिया करते हैं और उसके द्वारा अपने सरलतम रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी सबसे जो सरलतम रूप है उसमें वो टूट जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, वसा होता है वसीय अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से ये जितने भी बड़े तत्व होते हैं ये छोटी इकाइयों में टूट जाते हैं। इसके पश्चात जब ये टूट जाते हैं, पाचन हो जाता है, पाचन के पश्चात ये रक्त द्वारा तथा लसिका द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी अब इनका एब्जॉर्प्शन होता है लसिका के द्वारा और रक्त के द्वारा, जिससे ये तत्व पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचकर आवश्यकता अनुसार उपयोग में आ जाते हैं। यानी सबसे पहले जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है, पाचन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन के द्वारा पूरे शरीर के अंगों तक ये पहुंच जाता है। और इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है यानी भोजन के पाचन और अवशोषण के पश्चात होने वाली जो प्रक्रिया है वो कहलाती है चयापचय प्रक्रिया। यानी इसके दौरान भोजन तत्वों का विभक्तिकरण होने के साथ साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी जो भी हमने खाया है उसका ब्रेकडाउन हुआ तो नए पदार्थ का निर्माण हुआ। चयापचय को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला होता है उपचय यानी एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है अपचय यानी कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जैसे हमने कहा कि चयापचय की जो प्रक्रिया है वो हमारे शरीर में लगातार निरंतर चलती रहती है, और लेकिन चयापचय के दौरान जब शरीर में निर्माणकारी प्रक्रियाएं होती हैं, यानी जब कुछ चीज़ का निर्माण होता है, सिंथेसाइज होता है, उसे हम कहते हैं उपचय। जैसे मांसपेशीय तंतुओं का निर्माण होना, रक्त का निर्माण होना, विकर का निर्माण होना, ग्लाइकोजन का निर्माण होना इत्यादि। तो ये तो कहलाती है जब यानी किसी प्रक्रियाओं का निर्माण होता है, निर्माणकारी क्रियाएं होती है, तो ये एनाबॉलिज्म कहलाती है, उपचय कहलाती है। अपचय वो होती है जब चयापचय के दौरान बृहत मात्रिक पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के टूटने से संबंधित क्रियाएं होती है तो वो अपचय कहलाती है यानी कैटाबॉलिज्म कहलाती है। तो भोज्य तत्व जब शरीर में इस दौरान ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं तो साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड व पानी का भी निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चयापचय है वो कॉम्बिनेशन ऑफ अपचय और उपचय, यानी जब एक तरफ निर्माणकारी प्रक्रिया होती है दूसरी तरफ टूटने की प्रक्रिया होती है, और इस तरह से देखा जाए तो पहला जब टूटता है तो दूसरी तरफ नई चीज़ का निर्माण होता है। तो ये जो दोनों क्रियाएं हैं लगातार चलती रहती है, लेकिन शारीरिक वृद्धि जब अधिक होती है उस समय उपचय अधिक होता है, यानी जब शैशवावस्था में जब ग्रोथ ज़्यादा होती है उस केसेस में उपचय अधिक होता है और टूट फूट की क्रियाएं कम होती है। जबकि वृद्धावस्था यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे टूट फूट वाली प्रक्रियाएं ज़्यादा होती है, यानी कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, और जो निर्माण वाली जो प्रक्रिया हैं, एनाबॉलिज्म वाली जो प्रक्रिया हैं वो कम हो जाती है। लेकिन युवावस्था ऐसी अवस्था होती है जब दोनों के अंदर संतुलन बना रहता है। अब हम बात करते हैं भोजन के कार्यों के बारे में। संक्षिप्त में हम बात करेंगे भोजन के कार्यों के बारे में। तो भोजन के जो मुख्य कार्य हैं, जैसे हम उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं हमारे शरीर में। जैसा कि हमने सबसे पहले कहा था कि अगर हम लेमैन की भाषा में बोलें तो भोजन जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसका मतलब वो हमारे शरीर में कार्य करता है। तो हम यहाँ पर भोजन के कार्यों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला शरीर क्रियात्मक कार्य, दूसरा सामाजिक कार्य और तीसरा मनोवैज्ञानिक कार्य। अब शरीर क्रियात्मक कार्य यानी फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, यानी हमारे शरीर में जाकर के भोजन जो कार्य करता है उसको हम कहते हैं क्रियात्मक कार्य। इसमें सबसे पहले भोजन जब हम खाते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है, यानी ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भोजन के निम्न 3 क्रियात्मक कार्य है वो पहला है ऊर्जा उत्पादन करना, जिसके अंदर विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम देखें तो ऊर्जा हमें 3 चीज़ों से प्राप्त होती है। पहला कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, दूसरा प्रोटीन के द्वारा और तीसरा वसा के द्वारा शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, और वसा जो है 1 ग्राम वसा हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है।
तो यहाँ पर हमें देखें कि जितना ज़्यादा अगर हम वसा का सेवन करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारे शरीर में कैलोरीज की प्राप्ति होती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम होता है शरीर क्रियात्मक कार्य के अंदर शारीरिक वृद्धि और विकास करना, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है एक हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इसके अलावा हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब कौन से तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। और ये वृद्धि और विकास का एग्जाम्पल यदि हम देखें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब शिशु छोटा होता है तो जब पैदा होता है तो उसका वज़न 2.5 किलो से 3.5 किलो तक होता है और उसकी हाइट जो है वो 47 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के लगभग होती है। लेकिन जैसे जैसे वो 6 महीने के अंदर उसका वज़न डबल हो जाता है और 1 साल के अंदर उसका वज़न तिगुना हो जाता है, यानी उस समय वृद्धि की दर सबसे ज़्यादा होती है। अगर यही वृद्धि की दर चलती रहे तो 10 साल की उम्र में ही वज़न और हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। शिशु की जो वृद्धि दर है वो सबसे पहले ज़्यादा होती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके बाद किशोरावस्था में आकर के फिर एक बार वृद्धि की दर तेज़ होती है और उसके बाद वापस से नॉर्मलाइज हो जाती है। तो यहाँ पर जो वृद्धि और विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होता है उसमें प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कैल्शियम हड्डियों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। ये जो और विटामिन ए, ये पोषक तत्व जो है वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा इम्पॉर्टेंट काम होता है शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना और रक्षात्मक कार्य करना, यानी मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन जो है सुरक्षात्मक कार्य जो करता है, इसके लिए मुख्यतः जो कार्य करते हैं वो प्रोटीन होता है, खनिज लवण होता है तथा विटामिन जो है इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब शरीर क्रियात्मक कार्यों के आधार पर हम भोजन को इस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी हमारे शरीर में जो कार्य हो रहे हैं उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भोजन जो है 3 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। एक वो भोज्य पदार्थ जो ऊर्जा उत्पादक हैं, यानी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जिसमें ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होती है वो ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते हैं। जैसे सभी अनाज हैं, दालें हैं, कंदमूल, गुड़, शक्कर तथा इनसे बने पदार्थ हैं जैसे जैम, जेली, मुरब्बा, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, पेस्ट्री, केक, बिस्किट, साबूदाना, मैक्रोनी, नूडल्स, तेल, घी, मक्खन, मार्जरीन इत्यादि। वृद्धि कारक भोज्य पदार्थ यानी वो भोज्य पदार्थ जो वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, जिसके अंदर हमने कहा कि प्रोटीन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, विटामिन ए, विटामिन डी इत्यादि जो प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं, वृद्धि कारक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स यदि हम देखें तो मीट एंड इट्स प्रोडक्ट होते हैं, पल्सेस होती हैं जिसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ होते हैं जिसके अंदर कैल्शियम उपस्थित होता है, तिलहन, तिल, नारियल, सूखे मेवे, सोयाबीन इत्यादि। तो ये जो पदार्थ होते हैं वो वृद्धि कारक भोज्य पदार्थ होते हैं। अब हम तीसरे फंक्शन की जो बात करते हैं, इसका जो तीसरा है रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, यानी वो भोज्य पदार्थ जो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं या इन्हें रोगों से रक्षा करते हैं तथा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। इसके अंदर सभी प्रकार के फल, सब्जियां, दूध, दूध से बने हुए पदार्थ, अंकुरित अनाज, दालें इत्यादि इसके अंतर्गत आती है। यानी विटामिन और खनिज लवण जिसमें बहुतायत पाए जाते हैं वो हमारे शरीर में रक्षात्मक या रक्षा का कार्य करते हैं। अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है सामाजिक कार्य, यानी भोजन सामाजिक संबंधों को बनाने और उन्हें मजबूत करने में भी काफ़ी मदद करता है। हमारे समाज में भी समय समय पर जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं देखा है हमने, जैसे शादी हो, मुंडन हो, जन्मदिन हो आदि हो, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि आर्थिक स्तर का प्रतीक होता है, यानी जिसका स्तर जितना जैसा होता है वो उसके अनुसार ही भोजन का चयन करता है। उच्च वर्गीय व्यक्ति जो होते हैं महंगे, बेमौसम, असामान्य भोजन पदार्थों का चुनाव करते हैं और जो गरीब होता है वो अपने अकॉर्डिंग या जिसके पास पैसा कम है वो अपने अकॉर्डिंग भोजन का चुनाव करता है। लेकिन होता ये है कि जब भी कोई इस तरह का फंक्शन होता है तो वो अलग हट करके कुछ अच्छा बनाने की या परोसने की कोशिश करता है। इसके अलावा आतिथ्य एवं दोस्ती का प्रतीक भी होता है। अतिथि के समक्ष भोजन या पेय पदार्थ पेश करके हम अतिथि सत्कार करते हैं। जब भी कोई मेहमान आता है तो हम ज़्यादातर चाय, कॉफ़ी, उसके साथ बिस्किट्स, नमकीन आदि कुछ भी परोस करके एक अतिथि सत्कार के लिए सत्कार करते हैं। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम होता है मनोवैज्ञानिक कार्य, यानी भोजन जो है हमारे लिए साइकोलॉजिकल फंक्शन भी भोजन का होता है।
जैसे भोजन मन को संतोष और सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो प्रतिदिन अगर हम एक ही तरह का खाना खाते हैं तो हमें वैसे ही खाने की आदत पड़ जाती है। लेकिन यदि व्यक्ति बाहर से खाना खाता है और उसकी आदत के अनुसार भोजन न हो तो उसे संतोष नहीं मिलता है। जैसे रोटी खाने वाले व्यक्ति को सिर्फ चावल परोसे जाए तो उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। भोजन का बल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे दुश्मन को भोजन की आपूर्ति बंद करके लड़ाई जीतने के लिए कई उदाहरण इतिहास में भी उपलब्ध हैं। भोजन के बल को के रूप में आसानी से प्रयोग किया जाता है। व्यक्तियों को समर्पण करवाने के लिए भी उन्हें भूखा रखा जाता है। कई बार परिवार में भी हमने देखा है कि इनाम जब बच्चा बहुत अच्छा काम करता है तो हम उसे इनाम के तौर पर बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं या उसको होटल लेकर के जाते हैं, और जब वो कुछ गलत काम करता है तो उसे हम खाने को अवॉइड कर दिया जाता है। तो इस तरह से अच्छा कार्य करने पर इनाम के तौर पर विशेष भोजन दिया जाता है, और किसी संस्था के विरुद्ध विद्रोह को दर्शाने के लिए भोजन या भूख हड़ताल का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सुरक्षा की भावना के रूप में भी, जैसे बच्चे को माँ दूध पिलाती है उसको सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा संवेगों को प्रकट करने का माध्यम भी है। तनाव को कम करने के लिए कुछ व्यक्ति ज़्यादा भोजन खाने लगते हैं जबकि कुछ खाना कम कर देते हैं। तो व्यक्ति कुछ खास भोज्य पदार्थों को दुख के जो क्षण होते हैं उनसे जोड़ लेता है, और एक व्यक्ति द्वारा लिया गया भोजन दूसरे व्यक्ति के लिए अस्वीकार्य हो जाता है। इसके अलावा हम ये देखें कि भोजन जो है इसका मतलब पूर्ति के लिए ही नहीं है, केवल पेट भरने के लिए ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक रीति रिवाज, भावना और को प्रदर्शित करने का माध्यम भी है। आनंद और सुरक्षा की अनुभूति को उजागर करने का माध्यम है। तनाव से मुक्ति देता है। संचार के माध्यम है, और उपरोक्त अवस्थाएं व्यक्ति के अवचेतन मन में भी भोजन के प्रति पसंद नापसंद के रूप में प्रदर्शित हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भोजन जो है केवल शारीरिक कार्य ही नहीं करता, बल्कि अपितु मनोवैज्ञानिक कार्य, सामाजिक कार्य के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। अब यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखें कि कुछ क्वेश्चंस इनके जो बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। जैसे सबसे पहले बात आती है कि भोजन क्या है। तो जैसा कि हमने पहले बताया, तो हम यहाँ पर अपना उत्तर दे सकते हैं। भोजन यानी वो भी जो खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं, जिनसे हमारा शरीर बनता है, परिपक्व होता है, जो हमारे शरीर की वृद्धि करता है, ये सारे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो सारे भोजन कहलाते हैं। तो इसी तरह से हम शॉर्ट नोट्स में दे सकते हैं भोजन है, पोषण है, चयापचय है, पोषक तत्वों के बारे में। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस में दे सकते हैं, जैसे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड, यानी भोजन के कार्य क्या है और कार्यों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण कीजिए। तो इस तरह से यदि हम देखें तो भोजन और पोषण का हमने एक जनरल डिस्कशन आपसे किया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जितने भी पौष्टिक तत्व हैं उनके जो संगठन है, उनके जो कार्य हैं और उनसे होने वाले रोगों के बारे में।